हेलो क्लास। चलिए हम लोग अब छत्तीसगढ़ के है ना प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है उसको देखा था, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग देखते हैं आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, इसके बारे में आप देखेंगे कि उसका हिस्सा विस्तार कहाँ तक है, साथ ही कौन सी प्रमुख पहाड़ी है ना कहाँ पर स्थित है, और वहाँ से उसका ढाल से संबंधित चीज़ें, साथ ही जो उसका उस क्षेत्र में जो जल प्रवाह तंत्र है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्या है तो देखना है आपको, पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए इसका फिगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आगे जाती जाएंगी तो हमें खैर उतने से मतलब नहीं है ना। अभी आप केवल इस हिस्से को देखेंगे, और ये जो है ये हिस्सा। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका कौन सा है तो इसको याद रखना है आपको, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, आपको केवल और केवल इस हिस्से के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस हिस्से के बारे में, तो इस हिस्से के बारे में। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हम लोग देख पाते हैं, देखिए ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये आपका पूरा हिस्सा। ठीक, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये इतना जितने का रंग आप यहाँ पे देख रहे हैं लग रहा है, ये दोनों हिस्से के बारे में आपको याद रखना है। ये जो है सुहागपुर बेसिन है। क्या है तो सुहागपुर बेसिन। ठीक है, ये क्या है तो आपको याद रखना है, सुहागपुर बेसिन है। ठीक है, इसी का जो ये वाले हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए, इतने हिस्से को, ठीक है, इतने हिस्से को आप अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो पूरा हिस्सा है इसको इस तरीके से। ठीक है, ये चांग बखार की पहाड़ी का, किसके तो चांग बखार की पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, किसका तो आपको याद रखना है, चांग बखार की खाड़ी का हिस्सा है। साथ ही ये जो है कोरिया सोनहत, ठीक है, कोरिया सोनहत पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक, कोरिया सोनहत पहाड़ी का हिस्सा है। अब इसके बाद आप लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए इतनी ही चीज़ों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और ये जो है खाली हिस्सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से खाली हिस्सा आपको देखने को मिलता है। खाली हिस्सा कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो सुहागपुर बेसिन है वो इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। साथ ही चांग बखार की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो इतना हिस्सा होता है, और ये वाले जो हिस्सा आपको याद रखिएगा कोरिया सोनहत पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में तो आपको याद रखना है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। तो देखिए इसकी स्थिति है ना, इसकी स्थिति देखते हैं, ये स्थित कहाँ पर है तो याद रखेंगे बघेलखंड का है ना, जो बघेलखंड का पठार है उसका पूर्वी भाग। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं स्थिति में कि बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग। ठीक है, बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग में ये क्या है तो स्थित है। ठीक है, देखिए कहाँ तो बघेलखंड पठार के पूर्वी भाग में क्या है तो स्थित है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए इसका विस्तार आप लोग कहाँ कहाँ देखेंगे
इसके बारे में देखने को मिलता है कि इसका विस्तार आप कहाँ कहाँ पर देख पाते हैं। देखिए विस्तार में यहाँ पे जो ज़िले हैं, ठीक है, कौन कौन से ज़िले, कोरिया हो गया, ठीक है, सूरजपुर का कुछ खाली हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। साथ ही जो बलरामपुर का ये वाला हिस्सा उसका उत्तर पश्चिमी भाग है ना, बलरामपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सूरजपुर का जो मैं बताया था इसका है ना, सूरजपुर जो यहाँ देखने को मिलेगा उसका क्या है, पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। और साथ ही जो कोरबा क्षेत्र में कुछ है ना, यहाँ से जो वो क्या होता है, कोरबा क्षेत्र में हल्का सा इसमें सटा हुआ है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार आप लोगों ने कहाँ देखा, एक तो मैंने नाम लिख दिया कोरिया, वहाँ है। कोरबा के सीमा के अंतर्गत थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सूरजपुर क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग, और साथ ही बलरामपुर का पश्चिमी भाग, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो आप लोगों ने इसका विस्तार कहाँ देखा, तो चलिए सबसे पहले तो मनेंद्रगढ़ है ना, चिरमिरी, भरतपुर। देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को मैंने कैसा लिखा है, MCB के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोरिया, क्या तो कोरिया, साथ ही सूरजपुर है ना, सूरजपुर का जो पश्चिमी हिस्सा है आप रखेंगे है ना, पश्चिमी सूरजपुर ये याद रखना है। और इसके बाद आपका ठीक है, कोरिया से हल्का सा लगा हुआ है, कोरबा से हल्का सा लगा हुआ है, ठीक है, कोरबा से लगा हुआ है। और बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा, ठीक, बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार आप लोगों ने कहाँ देखा, आप लोगों ने देखा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, कोरिया में, पश्चिमी सूरजपुर के क्षेत्र में, कोरबा में है ना, बलरामपुर में, और बलरामपुर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के बारे में आपको याद रखना है कि ये जल विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है, तो जल विभाजक का, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है जल विभाजक का काम करता है, ठीक। कौन कौन से, तो याद रखेंगे महानदी और गंगा, ठीक है, गंगा नदी और महानदी, ठीक है, गंगा नदी और महानदी अफवाह तंत्र का ये जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। देखिएगा महानदी अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र का ये जो है जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है ये जो है पठार जो है क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है, जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है और जो महानदी अफवाह तंत्र है उसका। साथ ही जो पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो भूगर्भिक संरचना या बनावट कैसी है आपको ये बताना है। तो इसका बनावट आपको देखने को मिलता है ना। भूगर्भिक संरचना या बनावट के बारे में याद रखेंगे, गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। किससे, तो गोंडवाना सेल समूह से, गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक पहले सेल समूह पढ़ रहे थे। तो सेल समूह में गोंडवाना के बारे में क्या बताया था आपको, यहाँ के कौन सा खनिज आपको मिलता है, तो कोयले। तो इस क्षेत्र में कोयले की आपको भंडारण है ना बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, ठीक है। और अलग इस यहाँ पे क्षेत्र हैं जो प्रतापपुर है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे कि गोंडवाना सेल समूह यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। साथ ही पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है जो 21,863 वर्ग किलोमीटर होता है, इसको मैंने आपके जब भूगर्भिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे है ना, प्राकृतिक विभाजन का जो पहली पार्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे उसके बारे में मैंने क्षेत्रफल और साथ ही जो प्रतिशत क्षेत्रफल है उसके बारे में बताया हुआ है। तो जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये कितना है, तो आपको याद रखना है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही इसका क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है ना, जो पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो आपको याद रखना है 16% 16.16% है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा कितना होता है, तो आपको याद रखना है 16.16%। कितना, तो 16.16%, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पूरे सरगुजा संभाग को क्या, तो सरगुजा बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र भी है ना, जो ये पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्र है सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए यहाँ की जो ऊंची चोटी है ना,
बघेलखंड पठार की जो ऊंची चोटी है उसका नाम देखिए क्या है, तो है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, क्या तो देवगढ़ की पहाड़ी है ना। देवगढ़ की पहाड़ी इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई है 1033 मीटर। कितना, तो 1033 मीटर। देखिए बघेलखंड जो पठार है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना आपको देवगढ़ की पहाड़ी है और उसकी जो ऊंचाई है वो है 1033 मीटर। कितना, तो 1033 मीटर। चलिए अब इसका आप ढाल देख पाएंगे, तो ढाल किस ओर है ना, ढाल किस ओर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। तो ढाल के बारे में याद रखेंगे आप, पूर्वी जो बघेलखंड का पठार है इसका ढाल आपको उत्तर की ओर देखने को मिलता है। किस ओर, तो उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर इसका ढाल आपको देखने को मिलता है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल आपको किधर देखने को मिला, तो उत्तर की ओर। और जो ये क्षेत्र है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, इसका ढाल आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में देखने को मिलता है। किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न। देखिए जो बघेलखंड के पठार की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन यहाँ पे प्रवाहित होती हैं उसके बारे में, तो देखिएगा नाम है बानस नदी, ठीक है, और गोपद नदी, साथ ही रिहंद और कन्हार भी यहाँ प्रवाहित होती हैं, है ना। रिहंद और कन्हार नदी भी यहाँ प्रवाहित होती हैं। और आगे है आपका बिजाल नदी। ठीक है, कौन, तो बिजाल नदी। देखिए जो पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है गोपद नदी, बानस नदी, रिहंद और कन्हार नदी और साथ ही बिजाल नदी। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है बानस नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, ठीक है, और कन्हार नदी और साथ ही बिजाल नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि यहाँ मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ की मिट्टी जो है लाल पीली होती है, आपको याद रखना है। ठीक, मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है, लाल पीली मिट्टी यहाँ मिलती है। ठीक है, यहाँ कैसी मिट्टी मिलती है, तो आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी, है ना। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आप क्या पाते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो आपको याद रखना है लाल पीली मिट्टी होती है ना। कैसी, तो लाल पीली मिट्टी होती है। और जो नदियाँ हैं जो यहाँ प्रवाहित होती है, बानस नदी, गोपन नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी और बिजाल नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र का जो प्रमुख फसल है वो कौन सा है ना। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो मोटा अनाज है ना, मोटा अनाज और मक्का पूर्वी बघेलखंड पठार क्षेत्र का प्रमुख फसल है। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड पठार क्षेत्र का प्रमुख फसल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मोटा अनाज। ठीक है, जो अनाज है ना, मोटा अनाज है वो यहाँ पे है ना। वो अनाज क्या होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें आपको अनाज और मोटा और पतला दोनों को देखने को मिलता है, नाम अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, तो मोटा अनाज और मक्का की फसल के लिए जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ देखिए जो भाग देखिए कि पूर्वी बघेलखंड के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग 4 नाम याद रखेंगे। एक तो है कन्हार बेसिन, पहला कौन होता है, कन्हार बेसिन। ठीक है, ये जो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कन्हार बेसिन कहाँ है, तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलता है रिहंद बेसिन। ठीक है, रिहंद बेसिन छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की क्या ये सीमा बनाती है, और ये कहाँ है, तो उत्तरी में है, उत्तर भाग में है। ठीक है, उत्तर भाग में कौन सा है, तो रिहंद बेसिन। कन्हार बेसिन जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। और तीसरा है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। और चौथा आपको देखने को मिलता है सुहागपुर क्षेत्र। चौथा आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो सुहागपुर क्षेत्र। ठीक, देखिए ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला जो क्षेत्र है, ये जो है आपको यहाँ पे 4 भाग देखने को मिलता है। एक है कन्हार बेसिन, ये उत्तर पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, इस हिस्से में है ना। और साथ ही रिहंद बेसिन इसके उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है, साथ ही ये सीमा का निर्धारण करता है ना, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत साकपी जो सुहागपुर क्षेत्र है उसका ठीक उत्तरी भाग है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखी यहाँ पे।
चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम दिशा में आप क्या देख पाएंगे कि धोबे ताल और उमर अता पर्वत श्रेणी की चोटियां हैं। ठीक है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार है इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप क्या देख पाते हैं? आपको दो पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, दो पहाड़ियाँ, दो पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, जिसमें एक है धोबे ताल, एक का नाम क्या है तो धोबो ताल। ठीक है, और दूसरा होता है आपका उमरता पर्वत श्रेणी। दूसरा क्या है तो उमरता पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में आप क्या देखते हैं? एक पर्वत श्रेणी धोबे ताल देखते हैं और दूसरे पर्वत श्रेणी के नाम है उमरता। दूसरा पर्वत श्रेणी क्या नाम है तो उमरता। अब देखिए जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ना, कैमूर पर्वत श्रृंखला आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलता है तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक, चलिए इसमें आप आगे देखेंगे कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्या तो कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसमें आप आगे देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला और इसका विस्तार जो है कहाँ है तो आपको याद रखना है कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि याद रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी के बारे में आपको याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, ये चीज़ें बस इतनी ही याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रामगढ़ के पहाड़ी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद इसी में हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है रामगढ़ की पहाड़ी देखते हैं। किसकी? तो रामगढ़ की। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी इसमें आप देखते हैं तो याद रखेंगे ये जो है ना, इसका विस्तार आपको जो है सरगुजा के आसपास देखने को मिलता है। इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? सरगुजा के आसपास। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है। किसका? तो सतपुड़ा पर्वत का। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में आपको क्या याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी में आपको कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में आपको गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें सीता बेंगरा का गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और हाथी पोल की गुफा देखने को मिलती है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में आप क्या देखते हैं? सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, हाथी पोल की गुफा और जोगी मारा गुफा। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में आपने क्या देखा? सीता बेंगरा गुफा। क्या? तो सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, आगे लक्ष्मण मारा गुफा। ठीक है, आगे आप लोगों ने क्या देखा? लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, अगले क्या देखा? तो लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा और लक्ष्मण बेंगरा गुफा। ठीक है, सतपुड़ा देखिए रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है और यहाँ आपको रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें है सीता बेंगरा का गुफा और अगला है लक्ष्मण बेंगरा और साथ ही हाथी पोल की गुफा। आगे कौन सा है? तो हाथी पोल की गुफा। ये कहाँ है? तो याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बघेलखंड, है ना, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वहाँ। ठीक है, और साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी में आपको तुर्रा पानी जलप्रपात देखने को मिलता है। कौन सा? तो याद रखेंगे तुर्रा पानी जलप्रपात, है ना, ये भी आपको रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी में आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ये भाग किसका है? तो याद रखना है आपको पूर्वी बघेलखंड के पठार का। और इसमें आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है
कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी में आप देखते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। और रामगढ़ की पहाड़ी में आपको सीता बेंगरा गुफा, है ना, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, हाथीपुर गुफा देखने को मिलता है। साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी में आप तुर्रा पानी जलप्रपात भी देख पाते हैं। अब इसके बाद आपका जो अगला है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। अगला कौन सा है तो आपको याद रखना है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में आप देख पाएंगे, चलिए देखिए जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी वो कौन सा है तो ये हिस्सा है, ठीक है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है, ये हिस्सा है। तो ये देखिए ये फैला, इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये तो जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और साथ ही कोरिया में। तो चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी के विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, है ना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ज़िले में देखेंगे तो इसका विस्तार जो है आपको, ठीक है, ये आपको अंबिकापुर के आसपास के क्षेत्र तक, है ना, देखने को मिलेगा, ठीक है। अंबिकापुर के आसपास के क्षेत्र तक इसका विस्तार आपको, ठीक है, देखने को मिलता है। चलिए अब इसकी ऊंची चोटी कौन सी है आपको याद रखना है, ठीक है। तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है, ठीक है, वह है देवगढ़ की चोटी, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको देखते हैं, ठीक, ऊंची चोटी, ठीक है। तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी कौन सा है तो आपको याद रखना है देवगढ़ चोटी है ना। ये देवगढ़ ही क्या है, चोटी है ना, देवगढ़ चोटी। और जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था ऊंची चोटी कौन सी है तो देवगढ़ की पहाड़ी की, है ना, देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी है देवगढ़ चोटी। और इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, कितना तो 1033 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पाए कि पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी कहाँ है तो आपको याद रखना है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में। और जो देवगढ़ पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1033 मीटर। साथ ही यहाँ कौन सा खनिज मिलता है तो आपको याद रखना है, ये जो है गोंडवाना स्थल समूह से निर्मित है। इसका मतलब खनिज के रूप में आप पे क्या देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलेगा। प्रमुख खनिज कौन सा तो आपको याद रखना है कोयला। और ये कहाँ मिलेगा तो इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में जहाँ तक इसका विस्तार है देखने को मिलता है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, कोरिया में, प्रतापपुर में, है ना, बैकुंठपुर में, यहाँ आपको कोयले के खदान क्या होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको जो पठार है ये किसके अंतर्गत आता है ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ से पूछा गया था कि बघेलखंड का पठार किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया था। अगला यहाँ से एक और प्रश्न आया था कि देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक। तो देखिए ये पूछा गया है कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे CGPSC में, है ना, CGPSC जो एग्ज़ाम है साइंटिफिक ऑफिसर का 2018 में, इसमें पूछा गया था कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी कौन सी प्राकृतिक भूमि या प्राकृतिक विभाजन का हिस्सा है तो आपको याद रखना है ये जो है पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। किसका तो पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको चलो मैं एक बार लिख देता हूँ कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में याद रखना है, ये पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। किसका तो पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद इसी में एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा है, इसका उत्तरी हिस्सा, ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखेंगे वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जो चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी में अब आगे देखते हैं, ठीक है, कि इस क्षेत्र में, है ना, जहाँ गोंडवाना स्थल निर्मित है तो इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कोयले का भंडार बहुत अत्यधिक देखने को मिलता है। क्या तो कोयले का भंडार अत्यधिक देखने को मिलता है। साथ ही जो, ठीक है, जैसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दिया है, यही क्या होती है, उसकी उच्च भूमि होती है। उच्च भूमि से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो सबसे उच्च भूमि है वो कौन सा है तो देवगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी है तो आपको याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं कुदरगढ़, है ना, या सीता लेखनी की पहाड़ी के बारे में, ठीक। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे
जो कुदरगढ़ है ना पहाड़ी है किसका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत ये आता है और पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत का हिस्सा है। ठीक है, कुदरगढ़ पहाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि ये पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ठीक है, और कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ऐसा पूछा जाए आपसे। ठीक है, कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी की स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये जो है आपको सूरजपुर ज़िले में दिखता है। कहाँ, तो याद रखेंगे इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर ज़िले में। कहाँ, तो सूरजपुर ज़िले में। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं कि सीता लेखनी की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलती है ना। तो याद रखेंगे कुदरगढ़ को ही सीता लेखनी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कुदरगढ़ की पहाड़ी को ही सीता लेखनी की पहाड़ों के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऐसी वहाँ जनश्रुति है, लोगों में सुना गया है कि वनवास काल में माता सीता ने पहाड़ी के पत्थरों में कुछ लिखा था। ठीक है, देखिए ये जो कुदरगढ़ की पहाड़ी या सीता लेखनी पहाड़ी है, इसकी स्थिति कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है सूरजपुर में। ठीक है, कहाँ, तो सूरजपुर ज़िले में। और साथ ही इसको सीता लेखनी की पहाड़ी क्यों कहते हैं, तो जनश्रुति के अनुसार ऐसा सुनने में लोगों के बीच मिला है कि माता सीता के द्वारा इस पहाड़ी पर क्या किया गया था, कुछ लिखा गया था, जिसके कारण इसका नाम सीता लेखनी की पहाड़ी के नाम से ये जाना गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको मंदिर में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मंदिर के बारे में याद रखना है, बागेश्वरी मंदिर। क्या, तो बागेश्वरी मंदिर है ना, जिसको कुदरगढ़ी मंदिर भी कहते हैं, यहाँ स्थित है। कहाँ, तो सूरजपुर में, है ना। तो आप यहाँ मंदिर के बारे में क्या देख पाते हैं कि बागेश्वरी मंदिर है ना या कुदरगढ़ी मंदिर यहाँ आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ वर्तमान में 4 शरणाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कुदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ी में आपको याद रखना है वर्तमान में 4 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कितने, तो 4। ठीक है, 4 शैलाश्रय जो है यहाँ क्या हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 4 शैलाश्रय कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी में। इसके बाद आगे है आपका सरगुजा बेसिन का कुछ हिस्सा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखेंगे यहाँ पर है ना, ये जो है कन्हार बेसिन भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है और साथ ही रिहंद बेसिन ही, साथ ही सरगुजा बेसिन की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। सरगुजा बेसिन ये चीज़ें जो है आपके छत्तीसगढ़ व्यापम से संबंधित प्रश्नों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इतनी को ही मेन चीज़ें याद रखेंगे और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कन्हार बेसिन भी आता है और साथ ही रिहंद बेसिन भी आता है, तो वहाँ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। चलिए एक बार थोड़ा सा सरगुजा बेसिन के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सरगुजा बेसिन के बारे में क्योंकि उस क्षेत्र तक इसका विस्तार है, इसलिए सरगुजा बेसिन के बारे में भी हम लोग इसमें क्या करेंगे देखते हैं। तो याद रखिएगा सरगुजा बेसिन का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे सरगुजा के अंतर्गत जो अंबिकापुर आता है वहाँ। ठीक है, जो सूरजपुर का दक्षिण सूरजपुर क्षेत्र है वहाँ, जो आपका प्रतापपुर और सीतापुर है वो भी क्षेत्र में इसका क्या आपको विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही गोंडवाना स्थल समूह से निर्मित है और सरगुजा बेसिन के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, सरगुजा बेसिन के आपको है ना, ये है सरगुजा बेसिन है। ठीक है, सरगुजा बेसिन है, इसके उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, क्या, तो देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। सरगुजा बेसिन के उत्तर में आप लोगों को क्या देखने को मिला, तो देवगढ़ की पहाड़ी। पूर्व में जामरी पाट, सारंग पाट और लहसुन पाट। ठीक है, पूर्व में क्या है, तो जामरी पाट, ठीक है, सामरी पाट और लहसुन पाट देखने को मिलता है। और क्या, तो लहसुन पाट देखने को मिलता है। साथ ही सरगुजा बेसिन के जो पश्चिम में आपको है ना, पश्चिम और दक्षिण में मैनपाट से घिरा हुआ जो ऊंचा क्षेत्र है देखने को मिलता है। साथ ही इसके दक्षिण में आपका मैनपाट का पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए पूर्वी बघेलखंड के पठार में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ों को क्या करेंगे आप सबसे पहले याद रखेंगे। ठीक है, इसके छोड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके व्यापम के पेपर के लिए क्या उतना है ना कहना चाहिए क्या है कि उतना रेलिवेंट नहीं है, है ना। क्या नहीं है, तो रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए उन सब चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सीजी व्यापम से है ना प्रश्न जैसे देखे गए हैं उसी तरीके की चीज़ों को हम लोग लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में हम देखा, ये इसका फिगर है और ये जो पूरा हिस्सा है ये होता है पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। इसके अंतर्गत देखिए कोरिया सोनहत की पहाड़ी आती है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी आती है, इसके ठीक ऊपर में आपको सोहागपुर बेसिन देखने को मिलता है। इस पर इस तरफ आपको देखो कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन देखने को मिलेगा।
अब देखिए स्थिति यहाँ है कि बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड पठार के बारे में आपको याद रखना है कि बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग के अंतर्गत ये शामिल है, ठीक है। इसका विस्तार आप देखेंगे जिला वाइज तो देखने को मिलता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, कोरिया में, सूरजपुर के पश्चिमी हिस्सा में, कोरबा के उत्तर पश्चिमी हिस्सा के कुछ बीच के ट्रायंगल में आपको देखने को मिलेगा, और बलरामपुर का पश्चिमी हिस्सा इसके विस्तार के अंतर्गत आता है। साथ ही पूर्वी बघेलखंड के पठार को जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो जल विभाजक। ये जो है गंगा अफवाह तंत्र, ठीक है, और साथ ही महानदी अफवाह तंत्र का क्या करता है? विभाजन करता है। उसके बाद देखेंगे कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का बनावट जो है गोंडवाना शैल समूह है। किससे? तो गोंडवाना शैल समूह से है, ठीक है। किससे है? तो गोंडवाना शैल समूह से है। और गोंडवाना शैल समूह जो है कोयले के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो जहाँ भी गोंडवाना शैल समूह होगा आपको वहाँ कोयले का भंडारण क्या है? देखने को मिलता है। साथ ही पूर्वी बघेलखंड के पठार के जो सबसे ऊंची चोटी है आपको याद रखना है देवगढ़ की चोटी, और ऊंचाई है 133 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 133 मीटर। और पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ढाल है ये किस ओर है? तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, उत्तर की ओर। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ढाल है वो किस ओर है? तो आपको याद रखना है उत्तर की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है इस क्षेत्र में, है ना, उसके में देखिएगा आपका बानस नदी बहती है, गोपद, रिहन, कन्हार, और आपको देखने का बिजार नदी, ठीक है। साथ ही यहाँ मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो अधिकतर क्षेत्रों में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। अधिकतर क्षेत्रों में आपको याद होगा लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ आपको फसल कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो जो मोटा अनाज है और मक्का, उसका उत्पादन आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही ये पूर्वी बघेलखंड के पठार को कुछ भागों में बांटा गया, जिसमें एक कन्हार बेसिन एरिया है, दूसरा है रिहन बेसिन एरिया, है ना। कन्हार बेसिन एरिया इस एरिया को कहते हैं, रिहन बेसिन एरिया इस एरिया के अंतर्गत आता है, और चौथा है आपका चांग भखार पहाड़ी, और यहाँ पे तीसरा देखने को मिलता है कोरिया सोनहत पहाड़ी, ठीक है, कोरिया सोनहत पहाड़ी, ठीक है। और आपको देखने को मिलता है सोहागपुर क्षेत्र। इतने भागों में क्या हुआ? तो भागों को मिलाकर बना हुआ है। साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा में, है ना, याद रखना है कि पूर्वी बघेलखंड पठार के जो दक्षिण व पश्चिम हिस्सा में है यहाँ आपको दो पर्वत देखने को मिलते हैं। एक का नाम है धोबोताल और दूसरा का नाम है उमरता। एक का नाम क्या है? तो धोबोताल, और दूसरा का नाम है उमरता। साथ ही जो आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? तो आपको याद रखना है बघेलखंड के पठार का, ठीक है। कैमूर श्रृंखला पर्वत किसका भाग है? तो आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार का। और कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में याद रखना है आपको कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये आपको याद रखना है। इसी में आगे आप आए आपको रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी भी किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है ना। रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और रामगढ़ की पहाड़ी में आपको गुफा देखने को मिलती है। गुफा है सीता बेंगरा का गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और हाथीपोल गुफा। हाथीपोल गुफा का नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि वो गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें क्या होते हैं, हाथी जो है क्या कर सकती है? जा सकती है, और वहाँ से आराम से बाहर आ सकती है, ठीक है। और साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आपको तुर्रा पानी जलप्रपात देखने को मिलता है। क्या? तो तुर्रा पानी जलप्रपात देखने को मिलता है। इसी में आपको याद रखेंगे चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी जो इसका भाग है, इसकी जो ऊंची चोटी आपको मैंने बताया था वो देवगढ़ ही है, और ये कितना है? 1033 मीटर। साथ ही क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आपको कोयले का भंडारण देखने को मिलता है। और प्रश्न आपसे, है ना, CGPSC में प्रश्न आपसे पूछा गया था 2018 में कि पूर्वी बघेलखंड का पठार किसका हिस्सा है? तो देखिए कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार का। और चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी के उत्तरी हिस्सा के बारे में आपको याद रखना है कि बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है? तो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये प्रश्न जो है CG व्यापम में आया था। ये प्रश्न जो है कहाँ आया था? तो CG व्यापम में, ठीक है। उसके बाद इसी में आप देखते हैं कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी। तो कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी स्थिति कहाँ है? तो आपको याद रखना है सूरजपुर में। और यहाँ पे आपको, है ना, कुदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ी आपको मंदिर देखने को मिलता है। एक मंदिर बागेश्वरी मंदिर, है ना, जिसको कुदरगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही वर्तमान में 4 जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो कुदरगढ़ी से या सीता लेखनी की पहाड़ी से। अब इसी के अंतर्गत आपको कन्हार बेसिन और रिहन नदी बेसिन देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न उतने पूछे नहीं जाते हैं। आगे देखिएगा जो आपको सरगुजा बेसिन है, तो याद रखेंगे सरगुजा बेसिन के उत्तर दिशा में आपको देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलती है। और साथ ही दक्षिण दिशा में आपको याद रखना है मैनपाट की पहाड़ी देखने को मिलती है। और इसके पूर्वी हिस्सा में आपको जमीर पाट, है ना, जमीर पाट, ठीक है, जिसको जामरी पाट लिखा गया, ये गलती से जमीर पाट, सामरी पाट और लहसुन पाट देखने को मिलता है। क्या? तो जमीर पाट, है ना, सामरी पाट और लहसुन पाट देखने को मिलता है।
चलिए ठीक है।